अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है गैर यकीनियत। तो जो हमारे पास छोटे पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो पार्टिकल, जैसे कि सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और फर्दर जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रिनोज वगैरह, उनकी पोजीशन, उनकी जो जगह है जहाँ वो मौजूद हैं और उनका मोमेंटम, ये दो चीज़ें इकट्ठे हम फाइंड नहीं कर सकते। या इनमें से कोई एक चीज़ हम एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं, या किसी पार्टिकल की पोजीशन हम बता सकते हैं, या उसका हम मोमेंटम जो है वो क्लियरली बता सकते हैं। इन दोनों को बिल्कुल एग्जैक्ट फाइंड करना सेम टाइम पे ये पॉसिबल नहीं है, और ये है हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। Position and momentum of a particle cannot both be measured simultaneously with perfect accuracy. There is always a fundamental uncertainty associated with any measurement. This uncertainty is not associated with the measuring instrument. वो कहते हैं ये जो uncertainty है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इंस्ट्रूमेंट के साथ। इंस्ट्रूमेंट की गलती नहीं है, ये पर्सनल मिस्टेक नहीं है, बल्कि ये फिनोमेना ऐसा है कि जिसके ज़रिए हम दोनों चीज़ों को, पोजीशन को और मोमेंटम को सेम टाइम पे एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते। दिस वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय वर्नर हाइजेनबर्ग in 1927 and hence is known as हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये फिनोमिना सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया हाइजेनबर्ग साहब ने, ठीक है, 1927 में, इसलिए इस फिनोमिना को उन्हीं के नाम से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के तौर पे जाना जाता है। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी है और ये ऐसे ही आता है कि व्हाट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपने इसको ऐसे ही लिखना है। तो कहते हैं दिस फंडामेंटल अनसर्टेनिटी इज कम्प्लीटली नेग्लिजिबल। ये जो आपके पास अनसर्टेनिटी है कि दो चीज़ों को आप इकट्ठा एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रो पार्टिकल्स के लिए होता है। मैक्रो पार्टिकल्स के लिए, बड़े पार्टिकल्स के लिए ये चीज़ नहीं होती। वहाँ पे हम दोनों चीज़ों को एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं। बट इज अ प्रीडोमिनेंट फैक्ट ऑफ लाइफ ऑन द एटॉमिक डोमेन। छोटे पार्टिकल्स के लिए ये बिल्कुल वाज़ह तौर पे फ़र्क नज़र आता है कि दोनों चीज़ें जो है एग्जैक्टली फाइंड नहीं की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉल ऑफ स्ट्रीम ऑफ लाइट फोटोन्स स्कैटरिंग फ्रॉम अ फ्लाइंग टेनिस बॉल हार्डली इफेक्ट्स इट्स पाथ। वो कहते हैं कि कोई बीम है और बीम जो है किसी बॉल पे टकरा रही है, तो वो बॉल की जो जगह है उसको चेंज नहीं कर पाएगी, क्योंकि बीम का साइज, बीम के फोटोन जो है उनका साइज और बॉल का साइज बहुत मैटर है। तो इसमें बिल्कुल सेम टू सेम वैसी कोलिजन हो रही है कि एक लाइटर पार्टिकल जो है वो एक हैवी पार्टिकल के साथ टकरा रहा है। हैवी पार्टिकल पे कोई असर नहीं होगा, लाइटर पार्टिकल जो है वो टकरा के इधर उधर चला जाएगा। तो कहते हैं लेकिन जब एक छोटा पार्टिकल किसी छोटे पार्टिकल के साथ टकराता है, तो वहाँ पे कोई ना कोई इफेक्ट ज़रूर होगा। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जब एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है, ड्रास्टिकली अल्टर्स दी इलेक्ट्रॉन्स मोशन, तो वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन्स की मोशन जो है उसको डिस्टर्ब करेगा। सिंस लाइट हैज़ ऑल्सो वेव पार्टिकल्स या वेव प्रॉपर्टीज, वी वुड एक्सपेक्ट टू able to determine the position of the electron only to within one wavelength of the light being used। वो कहते हैं यहाँ पे कि जब कोई फोटोन जो है किसी इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा, क्योंकि साइज जो है वो तकरीबन का इन दोनों का बराबर है, कंपेरेबल है, इसीलिए जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को चेंज कर देगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन चेंज होगी वो वेवलेंथ के अंदर अंदर ही रहेगी। अगर फोटोन जो हमने शॉर्टर वेवलेंथ का यूज़ किया है, तो उस केस में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है वो आपके पास उसकी वेवलेंथ की अंदर अंदर आएगी। अगर वेवलेंथ छोटी है तो पोजीशन उसकी एग्जैक्टली फाइंड हो जाएगी। अगर वेवलेंथ बड़ी है तो फिर उसकी पोजीशन जो है वो उतनी ही अनसर्टेन होगी, वो पूरी वेवलेंथ की जगह में किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। तो कहते हैं hence in order to observe the position of an electron with less uncertainty and for minimizing diffraction effect we must use of light of shorter wavelength। अगर हमने पोजीशन को एक्यूरेटली फाइंड करना है, एग्जैक्टली फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें वेवलेंथ को छोटा रखना पड़ेगा। वेवलेंथ जितनी कम होगी उतनी ही पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है, it will alter the motion drastically making momentum measurement less precise। यहाँ से क्या होगा, क्योंकि अगर वेवलेंथ का साइज
कम हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी पोजीशन से, अब उसकी पोजीशन तो सर्टेन हो जाएगी लेकिन उसका मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज यूज्ड टू लोकेट अ माइक्रो पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन मेजरमेंट इज डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू लैम्डा या वेवलेंथ। ठीक है, तो जो पोजीशन में चेंज है वो वेवलेंथ के बराबर है। वेवलेंथ के अंदर अंदर ही पार्टिकल हो सकते हैं, उसकी पोजीशन जो है इससे ज्यादा चेंज नहीं हो सकती। एट मोस्ट द फोटोन ऑफ लाइट कैन ट्रांसफर ऑल इट्स मोमेंटम, तो जब एक फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है तो वो उसको अपना मोमेंटम जो है ट्रांसफर कर सकता है, और वो मोमेंटम जो है हम यहाँ से हम निकाल सकते हैं एच ओवर लैम्डा की फॉर्म में टू द माइक्रो पार्टिकल्स हुज ओन मोमेंटम विल देन बी अनसर्टेन बाय एन अमाउंट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो चेंज इन मोमेंटम है वो इसके बराबर है एच ओवर लैम्डा। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ आपके पास आ गई लैम्डा के बराबर, और चेंज इन मोमेंटम आपके पास आ जाएगा एच ओवर लैम्डा। तो यहाँ से आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, दोनों इक्वेशंस को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एच। ठीक है, और उसके नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एच कट, एच के ऊपर थोड़ा सा कट लिखा हुआ है, और वो कट किस चीज़ को शो कर रहा है, एच को आपने 2 पाई पे डिवाइड कर देना है, तो एच कट आपके पास आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है इज द फंडामेंटल या मैथमेटिकल फॉर्म है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। इट स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी in position of particle at some instant and at the uncertainty in momentum या x component of its momentum at the same instant is approximate equal to Planck's constant h। ठीक है, and it exactly equal to h cut which is equal to h over 2 pi। there is another form of uncertainty, ये एक किस्म की uncertainty थी, एक और अनसर्टेनिटी भी एग्जिस्ट करती है, वो अनसर्टेनिटी होती है एनर्जी में और टाइम में। देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विच रिलेट्स द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एंड द टाइम एट विच इट हैड द एनर्जी। इफ द डेल्टा इज द अनसर्टेनिटी इन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल और डेल्टा टी इसमें चेंज हो, तो यहाँ से हमारे पास जो अनसर्टेनिटी आएगी वो आ जाएगी प्रोडक्ट की फॉर्म में डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एच। ठीक है, एंड इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू h over 2 pi। Thus more accurately we determine the energy of a particle। जितनी एक्यूरेट एनर्जी फाइंड हो जाएगी उतना ही टाइम अनसर्टेन हो जाएगा। अगर टाइम को आपने बिल्कुल एग्जैक्ट फाइंड कर लिया कि कितने टाइम के लिए एनर्जी पास है, तो एनर्जी की वैल्यू जो है वो अनसर्टेन हो जाती है। According to Heisenberg, more careful calculations, he found that at the very best डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट। ठीक है, एंड डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट। ये जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो या तो बराबर होगा एच कट के या उससे बड़ा होगा, और यहाँ से आपको बता भी दिया कि एच कट बराबर होता है एच ओवर 2 पाई। एच की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34। जब उसको आप 2 पाई पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.05 इंटू 10⁻34 जाउल सेकेंड। और इनको भी नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में इन 1932 में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दी हुई हैं। आपको देखिए डेल्टा आपको एज कट की वैल्यू आपको पता है, याद रखनी है आपने, टाइम आपको दिया हुआ है, एनर्जी आपने फाइंड कर लेनी है। ये छोटी छोटी एग्जांपल हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आपको आ सकती हैं और न्यूमेरिकल के तौर पे भी आ सकती हैं। सेम इसी तरह से एग्जांपल नंबर 19.1 है, यहाँ पे आपने जो है वो डेल्टा वी फाइंड करना है। सबसे पहले आप डेल्टा पी फाइंड कर लेंगे एच कट ओवर डेल्टा एक्स करके, तो वहाँ से आपके पास डेल्टा वी आ जाएगा एच कट ओवर एम डेल्टा एक्स, और उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.15 × 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो for confinement of the box the speed should be greater than the speed of light। because this is not possible, we must conclude that an electron can never be found inside the nucleus। यहाँ से स्पीड जो निकली है वो 10/10 है, जबकि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 10/8 के बराबर होती है। इसलिए आपको यहाँ पे रीजन दे दिया कि अगर आपने बॉक्स की कन्फाइनमेंट चेक करनी है तो उसके लिए जो स्पीड है वो उसकी वैल्यू देखी निकली है 10/10 की फॉर्म में, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से बड़ी है, और ये स्पीड पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम ये कंक्लूड करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो कैन नेवर बी फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी ये पूछा जा सकता है कि क्या एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर हो सकता है या न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकता, और उसके लिए आपको ये सारा कैलकुलेट करके
रीज़न के तौर पे आपको आंसर बताना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैप्टर नंबर 19 आपका हो जाएगा ख़त्म। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।